नमस्कार, मैं शिवानी राय। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी पीएचडी में आए हुए प्रश्न जो कि हिंदी के 50 प्रश्न हैं देखेंगे। पहला प्रश्न है, अनुसंधान का वह प्रकार जिसमें किसी कृति के वर्ण्य विषय का विवरण और उसी के तथ्यों का आकलन और वर्णन होता है उसे कहते हैं विचारात्मक अनुसंधान, वस्तु तथ्यानुसंधान, भावानुसंधान, कला अनुसंधान। तो इसे वस्तु तथ्यानुसंधान कहते हैं। अनुसंधान का वह प्रकार जिसमें किसी कृति के वर्ण्य विषय का विवरण और उसी के तथ्यों का आकलन और वर्णन होता है उसे वस्तु तथ्यानुसंधान कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, अनुसंधान में इनमें से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? अनुसंधान में इनमें से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? प्राक कल्पना, कल्पना जिसे प्रतिज्ञा भी कहते हैं, विपरीत कल्पना, अति संक्षिप्तता। तो इसमें जो अति संक्षिप्तता है यह अनुसंधान का गुण आवश्यक गुण नहीं है, अति संक्षिप्तता। बाकी अनुसंधान के गुण हैं, प्राकल्पना भी गुण है, कल्पना भी है और विपरीत करना कल्पना, विपरीत कल्पना भी है। तीसरा प्रश्न है, अनुसंधान कार्यारंभ में इनमें से कौन सा तथ्य असंगत है? अनुसंधान कार्यारंभ में इनमें से कौन सा तथ्य असंगत है? सामग्री संकलन, पुस्तकालय का उपयोग, अनभ्यास, संग्रह एवं टिप्पणी। तो इसमें अन्य अभ्यास जो है यह तथ्य असंगत है। अनुसंधान कार्य आरंभ करने में ये सामग्री संकलन भी होता है, पुस्तकालय का उपयोग भी किया जाता है, संग्रह एवं टिप्पणी भी होता है। चौथा प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय से भाषा एवं साहित्य में सर्वप्रथम शोध उपाधि प्राप्त करने वाले शोधार्थी हैं। भारतीय विश्वविद्यालय से भाषा एवं साहित्य में सर्वप्रथम शोध उपाधि प्राप्त करने वाले शोधार्थी हैं। इसमें दिया है ऑप्शन बाबूराम सक्सेना, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, शकुंतला दुबे, सोमनाथ गुप्त। उत्तर होगा बाबूराम सक्सेना। बाबूराम सक्सेना को भारतीय विश्वविद्यालय में भाषा एवं साहित्य में सर्वप्रथम शोध उपाधि प्राप्त हुई थी। पांचवा प्रश्न है, हिंदी अनुसंधान नामक पुस्तक के लेखक हैं। हिंदी अनुसंधान नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर शशिभूषण सिंघल, डॉक्टर विजयपाल सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल। उत्तर होगा डॉक्टर विजयपाल सिंह। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने हिंदी अनुसंधान नामक पुस्तक लिखा है। डॉक्टर विजयपाल सिंह। छठवां प्रश्न है, शोध विषय हेतु शीर्षक चयन में यह गुण अपेक्षित नहीं है। ध्यान देने योग्य बात है, नहीं है पूछा है। शोध विषय हेतु शीर्षक चयन में यह गुण अपेक्षित नहीं है। पहला है स्पष्टता, दूसरा उपसंहार तैयार करना, तीसरा क्षेत्र एवं सीमा का निर्धारण करना, चौथा अध्ययन दृष्टि को पुष्ट करना। तो इसमें उपसंहार तैयार करना ये अपेक्षित नहीं है, बाकी अपेक्षित है स्पष्टता, क्षेत्र एवं सीमा का निर्धारण करना, अध्ययन दृष्टि को पुष्ट करना, ये सभी शोध विषय हेतु शीर्षक चयन में यह गुण अपेक्षित है। और जो अपेक्षित नहीं है वह है उपसंहार तैयार करना। प्रश्न सातवां है, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा के अनुसार उद्देश्य की दृष्टि से शोध के कितने प्रकार हो सकते हैं? डॉक्टर विनय मोहन शर्मा के अनुसार उद्देश्य की दृष्टि से शोध के कितने प्रकार हो सकते हैं? 2, 3, 4, 5। उत्तर है, इसका उत्तर है 2। डॉक्टर विनय शर्मा के अनुसार उद्देश्य की दृष्टि से शोध के 2 प्रकार हो सकते हैं। प्रश्न है 8वां, साहित्यिक अनुसंधान में यह तथ्य सत्य नहीं है। साहित्यिक अनुसंधान में यह तथ्य सत्य नहीं है।
जो निष्कर्ष निकाला जाए वह सर्वदेशीय और सार्वकालिक हो। शोध मूलतः और अंततः चैतन्य अनुभूति पर आधारित हो। शोध विषय प्रायः भाव प्रधान होते हैं। शोध में तथ्य साध्य नहीं साधन होता है। तो इसमें जो पहला है वह सत्य नहीं है। पहला जो ऑप्शन है, जो निष्कर्ष निकाला जाए वह सर्वदेशीय और सर्वकालिक हो, यह साहित्यिक अनुसंधान में यह तथ्य सत्य नहीं है। बाकी साहित्यिक अनुसंधान में तथ्य सत्य है वो देख लेते हैं। शोध मूलतः और अंततः चैतन्य अनुभूति पर आधारित हो। शोध विषय प्रायः भाव प्रधान हो। साहित्यिक तो भाव प्रधान होते ही हैं। शोध में तथ्य साध्य नहीं साधन होता है। बिल्कुल सही। 9वां प्रश्न है, अनुसंधान की दृष्टि से इनमें से कौन सा कथन असंगत है? पहला है, शोध पद्धति स्पष्ट और सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरा है, शोध कार्य सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होना चाहिए। तीसरा है, शोध विवेचन में पुनरुक्ति आवश्यक है। चौथा है, शोध प्रबंध में पाद टिप्पणी व संदर्भ विधिवत होना चाहिए। तो इसमें जो तीसरा है ना, शोध विवेचन में पुनरुक्ति आवश्यक है, यह असंगत है, यह आवश्यक नहीं है। अनुसंधान की दृष्टि में जो आवश्यक है वह है शोध पद्धति स्पष्ट और सुनिश्चित होनी चाहिए। शोध कार्य सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होना चाहिए। शोध प्रबंध में पाद टिप्पणी व संदर्भ विधिवत होना चाहिए। ये सत्य है तीनों, बाकी गलत है। शोध विवेचन में पुनरुक्ति आवश्यक है, यह बिल्कुल असंगत है। 10वां प्रश्न है, रिसर्च में रि उपसर्ग सार्थक भी है और गंभीर अभिनिवेशार्थक भी। स्थूल अर्थों में वह नवीन और विस्मृत तत्वों का अनुसंधान है, जिसको अंग्रेजी में डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कहते हैं, और सूक्ष्म अर्थ में वह ज्ञात साहित्य के पुनर्मूल्यांकन और नई व्याख्याओं का सूचक है। शोध के संदर्भ में ऐसा किसने कहा है? तो यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है शोध के संबंध में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है शोध के लिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। शोध की परिभाषा दिए हैं कि रिसर्च में रि उपसर्ग सार्थक भी है और गंभीर अभिनिवेशार्थक भी। स्थूल अर्थों में वह नवीन और विस्मृत तत्वों का अनुसंधान है, जिसको अंग्रेजी में डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कहते हैं, और सूक्ष्म अर्थ में वह ज्ञात साहित्य के पुनर्मूल्यांकन और नई व्याख्याओं का सूचक है। शोध के संदर्भ में ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 11वां प्रश्न है, सोपाधिक शोध के स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सोपाधिक शोध के स्वरूप में के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ है प्रश्न है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, शोधक में समीक्षात्मक परीक्षण और निर्णय क्षमता अनपेक्षित है। शोध में नवीन तथ्यों की खोज अपेक्षित है। तथ्याख्यान की नई दृष्टि अभिष्ट है। शोध प्रबंध की प्रस्तुति के लिए संतोषप्रद उपस्थापन शैली वांछित है। तो इसमें जो पहला है ना, ये गलत है, यह कथन सही नहीं है। शोधक में समीक्षात्मक परीक्षण और निर्णय क्षमता अनअपेक्षित है। यहाँ अगर अपेक्षित रहता तो ये सही हो जाता, ये गलत है। अनअपेक्षित नहीं है, अपेक्षित है। शोधक में समीक्षात्मक परीक्षण और निर्णय क्षमता अनपेक्षित है, यह असंगत है। बाकी शोध में नवीन तथ्यों की खोज अपेक्षित है। तथ्याख्यान की नई दृष्टि अभिष्ट है। शोध प्रबंध की प्रस्तुति के लिए संतोषप्रद उपस्थापन शैली वांछित है। 12वां प्रश्न है, हिंदी अनुसंधान के आयाम नामक पुस्तक का संपादन किसने किया? हिंदी अनुसंधान के आयाम नामक पुस्तक का संपादन किसने किया? तो इसमें उत्तर होगा श्री राजूरकर एवं राजमल बोरा। श्री राजूरकर एवं राजमल बोरा हिंदी अनुसंधान के आयाम नामक पुस्तक के संपादक है। प्रश्न है, इनमें से किस शोध पद्धति के अंतर्गत सर्वेक्षण एवं तुलनात्मक पद्धति को सम्मिलित किया जाता है?
तथ्याख्यान केंद्रित पद्धति, दृष्टि निरपेक्षता केंद्रित पद्धति, सामग्री संकलन केंद्रित पद्धति, शोध दृष्टि केंद्रित पद्धति। तो इसमें दूसरा है दृष्टि निरपेक्षता केंद्रित पद्धति। तो शोध पद्धति के अंतर्गत सर्वेक्षण एवं तुलनात्मक पद्धति को सम्मिलित किया जाता है दृष्टि निरपेक्षता केंद्रित पद्धति में। 14वां प्रश्न है पाठानुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। पाठानुसंधान का मुख्य उद्देश्य है पांडुलिपि का प्रामाणिक पाठ निर्धारण। पाठानुसंधान का मुख्य उद्देश्य है पांडुलिपि का प्रामाणिक पाठ निर्धारण। प्रश्न है भाषा वैज्ञानिक शोध में इनमें से किसे समाहित नहीं किया जा सकता। भाषा वैज्ञानिक शोध में इनमें से किसे समाहित नहीं किया जा सकता। वाक्य वैज्ञानिक शोध, परंपरावादी शोध, ध्वनि वैज्ञानिक शोध, शब्द वैज्ञानिक शोध। तो इसमें परंपरावादी शोध है, यह भाषा वैज्ञानिक शोध में इसे समाहित नहीं किया जा सकता। भाषा वैज्ञानिक शोध में समाहित किसे किया जा सकता है। वाक्य वैज्ञानिक शोध को, ध्वनि वैज्ञानिक शोध को, शब्द वैज्ञानिक शोध को। प्रश्न है डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार शोध प्रबंध के संदर्भोल्लेख में इनमें से कौन सा रूप सर्वथा परित्याज्य है। सांकेतिक, अर्ध सांकेतिक, अति विस्तृत, विस्तृत। तो इसका उत्तर होगा अति विस्तृत। अति विस्तृत। डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार शोध प्रबंध के संदर्भोल्लेख में अति विस्तृत रूप को सर्वथा परित्याज्य किया जाना चाहिए। अति विस्तृत होना क्या चाहिए, सांकेतिक, अर्ध सांकेतिक और विस्तृत होना चाहिए, अति विस्तृत नहीं होना चाहिए। प्रश्न है किसी साहित्यिक शोध के निष्कर्ष होते हैं काल्पनिक, द्विधायुक्त, अकाट्य, तर्क संगत। तो किसी साहित्यिक शोध के निष्कर्ष जो होते हैं वो तर्क संगत होते हैं। किसी साहित्यिक शोध के निष्कर्ष तर्क संगत होते हैं। प्रश्न है किसी साहित्यिक कृति की अभिव्यंजना कला का विवेचन और उसकी परख करना कहलाता है। किसी साहित्यिक कृति की अभिव्यंजना कला का विवेचन और उसकी परख कहलाता है तो कला अनुसंधान कहलाता है। कला अनुसंधान किसी साहित्यिक कृति की अभिव्यंजना कला का विवेचन और उसकी परख कहलाता है कला अनुसंधान। प्रश्न है अनुसंधान का लक्ष्य है ज्ञान वृद्धि किंतु आलोचना का लक्ष्य है ज्ञान की अवगति। यह किसका कथन है। अनुसंधान का लक्ष्य है ज्ञान वृद्धि किंतु आलोचना का लक्ष्य है ज्ञान की अवगति। यह किसका कथन है। तो यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि अनुसंधान का लक्ष्य है ज्ञान वृद्धि किंतु आलोचना का लक्ष्य है ज्ञान की अवगति। यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। फिर प्रश्न है निगमन और आगमन अनुसंधान पद्धति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असंगत है। तो निगमन और आगमन दोनों पद्धतियों में विषय वस्तु का परीक्षण करके किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जाता है, ये बिल्कुल गलत है, यही असंगत है। और निगमन आगमन अनुसंधान पद्धति के संबंध में कौन संगत है। तो ये है दूसरा, निगमन पद्धति सिद्धांत केंद्रित है। निगमन पद्धति सिद्धांत केंद्रित है और आगमन पद्धति वस्तु केंद्रित। निगमन पद्धति में कुछ अनुमान से काम लिया जाता है परंतु आगमन पद्धति में केवल तथ्यों को आधार बनाया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि निगमन पद्धति में कुछ अनुमान से काम किया जा सकता है परंतु आगमन पद्धति में केवल तथ्यों को आधार बनाया जा सकता है। इसमें आगमन में अनुमान नहीं लगा सकते, निगमन में अनुमान लगा सकते हैं, आगमन में सिर्फ तथ्यों को ही आधार बनाया जा सकता है। और निगमन पद्धति का प्रयोग दर्शन के क्षेत्र में अधिक होता है जबकि आगमन पद्धति का प्रयोग प्रायः वैज्ञानिक शोध में होता है। प्रश्न है अनुसंधान हेतु सामग्री संकलन में कौन सी प्रवृत्ति उचित नहीं है। अनुसंधान हेतु सामग्री संकलन में कौन सी प्रवृत्ति उचित नहीं है। अध्ययन प्रवृत्ति, साक्षात्कार प्रवृत्ति, दोषारोपण प्रवृत्ति, सर्वेक्षण प्रवृत्ति। तो यहाँ दोषारोपण प्रवृत्ति है, ये उचित नहीं है। अनुसंधान हेतु
सामग्री संकलन में अध्ययन प्रवृत्ति भी सही है, साक्षात्कार प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, सर्वेक्षण प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, दोषारोपण प्रवृत्ति असंगत है। 22वां प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के कथनानुसार इनमें से कौन सा तत्व अनुसंधान के लिए आवश्यक नहीं है? अनुपलब्ध तथ्यों का अन्वेषण, उपलब्ध तथ्यों अथवा सिद्धांतों का नवीन आख्यान, ज्ञान क्षेत्र का सीमा विस्तार, आत्माभिव्यंजना। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व अनुसंधान के लिए आवश्यक नहीं है? तो आत्माभिव्यंजना यह आवश्यक नहीं है। जो आवश्यक है नगेंद्र के अनुसार वो है अनुपलब्ध तथ्यों का अन्वेषण, उपलब्ध तथ्यों अथवा सिद्धांतों का नवीन आख्यान, ज्ञान क्षेत्र का सीमा विस्तार। प्रश्न है, इनमें से किस शोध वृत्ति को साहित्यिक शोध के उपयुक्त नहीं माना जाता? इनमें से किस शोध वृत्ति को साहित्यिक शोध के उपयुक्त नहीं माना जाता? प्रयोगात्मक शोध वृत्ति, वर्णनात्मक शोध वृत्ति, ऐतिहासिक शोध वृत्ति, सर्वेक्षणात्मक शोध वृत्ति। तो यहाँ पर पहला जो है प्रयोगात्मक शोध वृत्ति, यह साहित्यिक शोध के उपयुक्त नहीं माना जाता। बाकी वर्णनात्मक शोध वृत्ति आता है साहित्यिक शोध के अंतर्गत, ऐतिहासिक शोध वृत्ति भी आता है साहित्यिक शोध के अंतर्गत, सर्वेक्षणात्मक शोध वृत्ति भी आता है साहित्यिक शोध के अंतर्गत। प्रश्न है, अनुसंधाता के लिए यह अपेक्षित नहीं है? सूक्ष्म निरीक्षण, सहिष्णुता का भाव, वस्तुनिष्ठता, पूर्वाग्रह का भाव। तो इसमें पूर्वाग्रह का भाव जो है ये अपेक्षित नहीं है, पूर्वाग्रह ग्रसित नहीं होना चाहिए अनुसंधाता। अनुसंधाता के लिए जो अपेक्षित है सूक्ष्म निरीक्षण, सहिष्णुता का भाव होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होना आवश्यक है। 25वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्य अनुसंधान के प्रारंभिक चरण के लिए आवश्यक नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य अनुसंधान के प्रारंभिक चरण के लिए आवश्यक नहीं है? विषय चयन, विषय की रूपरेखा तैयार करना, विषय संबंधी ग्रंथों की सूची बनाना, निष्कर्ष लेखन। तो इनमें से कौन सा अनुसंधान के प्रारंभिक चरण के लिए आवश्यक नहीं है? तो प्रारंभिक चरण के लिए निष्कर्ष लेखन आवश्यक नहीं है, ये बिल्कुल अंत में होता है निष्कर्ष लेखन। और आवश्यक है वो है विषय चयन, विषय की रूपरेखा तैयार करना, विषय संबंधी ग्रंथों की सूची बनाना। प्रश्न 26वां है कि इनमें से किसका नाम नाथ और सिद्ध दोनों श्रेणी में सम्मान के साथ लिया जाता है? चौरंगीपा, जोगीपा, जालंधरपा, सबरीपा। तो यहाँ जालंधरपा जो है ना, जलंधर, इनका नाम नाथों और सिद्धों दोनों श्रेणी में आता है, जालंधरपा का नाम। प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं? तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार सोमप्रभ सूरी हैं। प्रश्न है, इनमें से हिंदी की किस बोली का एक अन्य नाम खलटाही भी है? तो छत्तीसगढ़ी का नाम खलटाही और लरिया भी कहा जाता है, इसकी बोली लरिया खलटाही भी है छत्तीसगढ़ी की। और 29वां प्रश्न है, परिभाषा है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ऐसा किसने कहा है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है तथा यह निश्चित है जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है साहित्य के संदर्भ में। प्रश्न 30वां है, इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? चंदायन, पद्मावत, चित्रावली, रामचरितमानस। तो चंदायन है, अवधी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ चंदायन है। फिर प्रश्न है, इनमें से किस रचनाकार ने रणमल छंद नामक काव्य की रचना की? रणमल छंद। तो इसका उत्तर है श्रीधर। श्रीधर ने रणमल छंद नामक काव्य की रचना की। प्रश्न है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है,
ऐसा किस आलोचक ने कहा है? प्रश्न एक बार पुनः देख लेते हैं। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, ऐसा किस आलोचक ने कहा है? उत्तर है रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा का स्टेटमेंट है कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, रामविलास शर्मा। प्रश्न है, इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? नेमीचंद जैन, शमशेर बहादुर सिंह, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा। तो यहाँ उत्तर होगा शमशेर बहादुर सिंह, यह तार सप्तक के कवि नहीं है। फिर है, कविता के नए प्रतिमान नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक हैं? तो उत्तर होगा नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक हैं नामवर सिंह। प्रश्न है, बरवे छंद का प्रयोग इनमें से प्रथमतः किस कवि ने किया? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास। उत्तर होगा रहीमदास ने बरवे छंद का प्रयोग इनमें से सर्वप्रथम किया। प्रश्न है, रचनाकारों का सही कालानुक्रम है? दादूदयाल, सुंदरदास, मलूकदास, अक्षरानन्य। सुंदरदास, दादूदयाल, अक्षरानन्य, मलूकदास, दादूदयाल, अक्षरानन्य, अक्षरानन्य, सुंदरदास, दादूदयाल। तो यहाँ उत्तर होगा पहला। सबसे पहले आते हैं दादूदयाल, फिर आते हैं सुंदरदास, फिर मलूकदास, फिर अक्षरानन्य। दादू, सुंदर, मलूक, अक्षरानन्य। फिर है 37वां प्रश्न, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ऐसा किस कवि ने कहा है? तो ऐसा देव ने कहा है। शब्द शक्ति के संदर्भ में है यह परिभाषा कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। फिर 38वां प्रश्न है कि इनमें से किसे हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है? तो होगा कविप्रिया, जो कि केशवदास की है। कविप्रिया हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है कविप्रिया को, जो कि केशवदास की है। प्रश्न है, इनमें से कौन सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो जगजीवन दास माने जाते हैं सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक। प्रश्न है, रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा? तो वियोगी हरि ने रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा? उत्तर है वियोगी हरि। प्रश्न है, इनमें से कौन से रचनाकार हास्य रसपूर्ण रचना भड़ोवा के लिए प्रसिद्ध है? बेनी प्रवीण, बेनी बंदीजन, भान कवि, ग्वाल कवि। तो बेनी बंदीजन जो हैं, बेनी बंदीजन, ये भड़ोवा के लिए प्रसिद्ध है। जो हास्यपूर्ण रचना होता है उसे भड़ोवा कहते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है बेनी बंदीजन। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र का इनमें से कौन सा नाटक मौलिक नहीं है? प्रेम जोगनी, चंद्रावली, विद्यासुंदर, नील देवी। तो विद्यासुंदर है जो यह मौलिक नाटक नहीं है, यह अनूदित नाटक है। प्रश्न है, इनमें से कृष्णा सोबती का उपन्यास नहीं है? मित्रों मरजानी, दिलोदानी, चितकोबरा, डार से बिछड़ी। तो जो चितकोबरा है ना, ये इनका नहीं है, कृष्णा सोबती का नहीं है। प्रश्न है, इनमें से किसे हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है? तो जीवन चरित, अर्धकथा, आप बीती मेरी जीवन यात्रा। इसमें अर्धकथा, यहाँ अर्धकथा दिया हुआ है लेकिन अर्धकथानक है। ये बनारसी दास चतुर्वेदी का है, 1641 ईस्वी के। ये सबसे हिंदी की पहली आत्मकथा इसी को मानी जाती है, अर्धकथानक, बनारसी दास चतुर्वेदी। और ये 1641 ईस्वी की है रचना। प्रश्न है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1877 है। 1877 में इसका प्रकाशन हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप का। रौद्र रस का स्थायी भाव, क्रोध होता है रौद्र रस का स्थायी भाव। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? तो 5 भागों में बांटा जाता है। भट्ट लोल्लट द्वारा प्रतिपादित मत इनमें से कौन सा है? तो उत्पत्तिवाद भट्ट लोल्लट का है। प्रश्न है, यहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु, अरे
जग है जग का कंकाल, वृथा रे ये अरण्य चित्कार, शांति सुख है उस पार। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो यह सुमित्रा नंदन पंत की काव्य पंक्तियाँ है। एक बार पुनः देख लेते हैं। यहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु, अरे जग है जग का कंकाल, वृथा रे ये अरण्य चित्कार, शांति सुख है उस पार। यह है सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियाँ। फिर है, इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की कफन चोर नहीं है रचना। घुसपैठिए, 2500 का 150 और सलाम, ये तीनों ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। धन्यवाद। यहाँ 50 प्रश्न पूरे हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद।